आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है गैसेस स्टेट। पहले स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट, फिर हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। गैसेस स्टेट गैसेस स्टेट तो गैसेस स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं मेनली रिगार्डिंग गैसेस, ठीक है। मेनली रिगार्डिंग गैसेस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट ऑफ मैटर हमारे सिलेबस में दिए गए, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। आप जो इनके अलावा और नाम सीखे होंगे, प्लाज्मा स्टेट, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सब चीजें 11-12 में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सब चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, ना बोर्ड में है, ना कंपटीशन में है, ना एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, फर्मिनियन, कॉन्ट, ये सब कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। 11-12 में ये सब हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल तीन ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाई सम सबस्टेंसेस, व्हाई द सेम सबस्टेंस exist as solid or liquid or gas under different conditions of temperature and pressure. Why some substances exist as solid, why some as liquid and why some other as gas, इन सब चीजों का जवाब हमें यहाँ पर ब्रीफली जानना है, ठीक है। तो कोई मैटर का स्टेट कौन सा होगा, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। कोई भी सब्सटेंस का स्टेट कौन सा होगा ये डिपेंड करता है दो बातों पर। तो उन दो बातों को हम समझते हैं और लिखेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ एनी मैटर depends on two factors. मैं केवल उन्हीं फैक्टर्स को आपको ले सकता हूं जो आपके सिलेबस में है। मैं केवल उन्हीं फैक्टर्स को ले सकता हूं जो आपके सिलेबस में है। जो आपके सिलेबस में नहीं है उन फैक्टर्स को हम नहीं ले सकते, ठीक है। So state of any matter depends on two factors. First is called intermolecular forces of attraction. पहला क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगते हैं। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं, रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे कंसर्न में केवल अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स ही रहेगा, ठीक है, अभी इस केस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of the same matter. Due to this, the molecules have a tendency to get attracted towards itself. They have a tendency to stay together. They have a tendency
to stay together due to intermolecular forces of attraction. Due to intermolecular forces of attraction. तो इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना मैं लिखवाते भी चला जाऊंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट एक्ट्स between particles of matter. It acts between particles of the matter. Due to this, particles have a tendency to stay together. इनके कारण पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होता है पास रहने की। इनके कारण पार्टिकल्स के पास टेंडेंसी होता है पास रहने की। इनके कारण पार्टिकल्स के पास क्या टेंडेंसी होता है? पास रहने का टेंडेंसी होता है। क्या टेंडेंसी होता है बेटा? पास में रहने की टेंडेंसी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? ठीक है, इट एक्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगता है और इसके कारण पार्टिकल्स हैव ए टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर। और इनके कारण पार्टिकल में पास रहने की, साथ रहने की एक टेंडेंसी। ठीक है, एक और होता है आपको, उसको कहते हैं थर्मल मोशन, एजिटेशन। ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, कभी कुछ लिखा रहेगा, कभी कुछ। थर्मल मोशन लिखा जा सकता है, थर्मल एजिटेशन लिखा जा सकता है, थर्मल एनर्जी। सबका टेंडेंसी एक ही होता है। ये क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के पास अगर थर्मल एनर्जी आ जाए, मॉलिक्यूल्स के पास अगर थर्मल एनर्जी आ जाए तो मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पर हिलना डुलना स्टार्ट कर। मॉलिक्यूल्स के पास एक टेंडेंसी आ जाता है दूर भागने की, एक दूसरे से दूर भागने की। ठीक है, और इसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे जाने की टेंडेंसी रखता है। जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा, पार्टिकल्स को एक दूसरे से अवे जाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। इसी चीज को हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, due to this, particles have कैसे कहिएगा कि कैसे होता है? देखो, गर्म पानी, सॉरी, कटोरा में पानी लीजिए, अभी उसके पार्टिकल ज्यादा तेजी मोशन में तो नहीं, लेकिन जब उसको आप खौला दीजिए तो आपको दिखने लगता है कि बहुत तेजी से इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस, पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी to get away from each other. Due to this, particles have a tendency to get away from each other. अब इसे देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पार्टिकल को पास रखना चाहता है और थर्मल मोशन पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना चाहता है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव वैल्यू होगा, दैट विल डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। Thus, relative values of able two factors
governs the state of that, कोई चीज सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो इन दोनों टेंडेंसीज के रिलेटिव वैल्यू से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? आपको रिलेटिव वैल्यू से आपको डिसाइड होता है। चलिए नोट किया, या कोई चीज पूछना है तो बोलिए आप। हाँ, can you only tell the names of other factors? अरे बाबू बहुत चीज यहाँ पढ़ना है, इतने ही खाली आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इतना ही से काम, यही चलते चलते आप थक जाइए। प्रियांशु, नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों यहीं से डिसाइड होते हैं। बहुत पढ़ना है, एक एक चैप्टर इतना लंबा लंबा है, जैसे क्लास 8, 9, 10 का एक एक किताब हो जाता था, उतना बड़ा बड़ा एक एक चैप्टर यहाँ है। देखे ही होंगे, मोल कॉन्सेप्ट केवल 1 पढ़ाए हैं, वो इतना लंबा है। ऐसे ऐसे केमिस्ट्री में केवल 30 चैप्टर्स पढ़ने, कोई मोल कॉन्सेप्ट से बड़ा भी है, कोई उससे थोड़ा छोटा भी, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट मिला करके 90 चैप्टर्स हो जाते, 90, और वहां 90 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे एक साथ, ठीक है। बढ़े, तो इससे हम एक चीज सीखेंगे, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, इनमें ये कैसे गवर्न होगा। ठीक है, तो हम इनको अगर यहां देखें, फैक्टर्स, पहला इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड स्टेट में ये लार्ज होता है, लिक्विड स्टेट में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लार्ज होता है, लिक्विड स्टेट में स्मॉल होता है और गैस में नेग्लिजिबल होता है। जब हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, लिक्विड स्टेट में थर्मल एनर्जी लार्ज होता है और इस केस में वेरी हाई। यही से आपको डिसाइड होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लार्ज है लेकिन थर्मल एनर्जी ना के बराबर, काफी अट्रैक्टेड होता है, रिजिड होता है। क्या होता है आपको? रिजिड होता है। और ये आपको रिजिड नहीं होता है, लिक्विड रिजिड नहीं होता, ठीक है। इसका सेम साइज डिफरेंट नहीं होता है और गैस का तो कुछ नहीं। चलिए पहले इतना नोट करिए, एक एक चीज समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। नोट कर लिए? इसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, लिक्विड क्या होता है? वॉल्यूम डिफिनिट होता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? टेक्स दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये सब आपको पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्री और शेप, डिफिनिट होता है। ये डिफिनिट नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। हम लोग 1 लीटर वाटर को बड़े बर्तन में रखे तो केन में रखे तो केन का शेप ले लेगा, कटोरा में रखे तो कटोरे का शेप ले लेगा, जिस कंटेनर में रखिएगा उसको शेप ले लेता है। इसका ज्योमेट्री डिफरेंट नहीं होता है लेकिन हाँ वॉल्यूम डिफरेंट होता है। और ये साइज ऑफ कंटेनर, इतना ये सबको 9-10 पता होता है। यहाँ मेरे सिखाने का काम बहुत कम था। यहाँ के आगे अब आपका सारा चीज 11-12 के हिसाब से चालू हो जाए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप। थोड़ा अब हम लोग गैस का डिटेल सीखेंगे।
हो गया। चलिए अब हम लोग को शुरू होता है क्लास 11 में। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले गैस का हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। गैस इज कंप्रेसिबल। गैस इज कंप्रेसिबल बट सॉलिड और गैस इज कंप्रेसिबल बट नॉट द सॉलिड और लिक्विड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा। देखिए जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं या लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं उसके अंदर में देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे हो। मान लो ये सॉलिड या किसी लिक्विड का पार्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे साइज में पार्टिकल बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए हैं। आपको बता दें 50 to 90% जो पार्ट है किसी भी सॉलिड में दैट आर पार्ट्स आर occupied by particles। मतलब जो भी इसका पार्ट है, जो भी इसका वॉल्यूम है, जो भी इसका साइज है, उसका 50 to 90% पार्ट होता है वो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, जबकि यही आप गैस के केस में आते हैं। ये है गैस का केस। ये है गैस का केस। यहां पर देख सकते हैं ओनली 0.1% पार्ट is occupied by the molecule। मेरा ये कहना है, बात को मेरा पकड़िएगा, मेरा ये कहना है कि किसी भी कंटेनर में जब गैस मॉलिक्यूल को रखा जाता है तो गैस मॉलिक्यूल इतना फैलता है, कहीं भी दीवार रहेगा जाकर उससे टकरा जाएगा। वो कहेगा कि ये पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है ये पूरा जगह मैं ऑक्युपाई कर रहा हूँ, ये पूरा जगह मैं इसका ऑक्युपाई कर रहा हूँ। कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा। They keep on colliding with the walls of the container and they occupy the complete entire volume of the container। और इसी कारण से इसमें जब देखा जाए कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम तो काफी बड़ा है लेकिन मॉलिक्यूल खुद कितना जगह ले रहा है, ओनली 0.1%। इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम का, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल खुद कितना स्पेस ले रहा है, ओनली 0.1%। एंड रेस्ट 99.9% space of the volume of the container is empty, which are free for the movement of the gaseous molecules। ठीक है, इसी में लिख लीजिए।
rest 99.9% space is free for the movement of gaseous particles. और बाकी आपको गैसेस पार्टिकल को मूव करने के लिए खाली जगह पड़ा हुआ है। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए खाली जगह पड़ा हुआ है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स काफी मैंने मूव करने के लिए उसको काफी खाली जगह पड़ा हुआ है, काफी मूव करता है। और इसी कारण से इसमें खाली जगह ज्यादा होने के कारण जब हम इसको ऐसे धकेलते हैं तो नजदीक आ सकता है और नजदीक आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई द गैस इज कंप्रेसिबल। गैस इज कंप्रेसिबल। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होता है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय देयर मॉलिक्यूल्स, and if we try to compress it, squeeze it, the enough space is not available so that the particles may get closer, more closer to each other. ये ऑलरेडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के अंदर धकेल जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, एक दूसरे के अंदर तो घुसेगा नहीं। और इसीलिए इसको जब हम कंप्रेस करने जाते हैं तो आपको कंप्रेस नहीं होता है। तो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो आपको कंप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन गैसेस जो होते हैं वो आपको कंप्रेसिबल होते हैं। चलिए इसको भी नोट करिए। नोट कर लिए? बढ़ेंगे। तो अब हम लोग मेनली इस चैप्टर में गैस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो गैस के प्रॉपर्टीज को बढ़िया से समझने के लिए गैस पर काफी रिसर्च हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, गैसेस के प्रॉपर्टीज को बढ़िया से समझने के लिए इस पर काफी रिसर्च किया गया है, और उन रिसर्च के बाद कुछ साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि इसमें ऐसे करने से ये हो जाता है और वैसे करने से वो हो जाता है। इनको लॉज बना दिया गया है, जिनको हम लोग कलेक्टिवली गैस लॉज के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम लोग जानते हैं? गैस लॉज के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लिखिए गैस लॉज।
गैस लॉज। गैस लॉज, इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, बॉयल्स लॉ। बड़े पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर इसका काम, ये आप पढ़े लिए होंगे। फॉर अ फिक्स्ड amount of gas and constant temperature, volume of the gas is inversely proportional to the applied pressure on the gas or pressure of the gas. For a fixed amount of gas at constant temperature, मैंने गैस का अमाउंट फिक्स कर दीजिए और टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए। Volume of the gas is inversely proportional to the applied pressure on the gas या pressure of the gas, that is V is directly proportional to P, or V is equal to K into 1 by P, और P into T बराबर K is a constant। और ये कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड करता है, K depends on temperature and amount of the gas। K depends on temperature and amount of the gas। यस, अंकुर लिख सकते हैं। अंकुर लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए अब आपको कुछ मैं ग्राफ सिखाता हूं। ग्राफ फिजिक्स में थोड़ा सा बेसिक मिल गया हो, फिजिक्स के बेसिक में ग्राफ थोड़ा सा सिखाया गया है, थोड़ा सा भी ठीक। ठीक है, बहुत अच्छा। बढ़िया। सबसे पहला चीज, स्ट्रेट लाइन को सीखिए। स्ट्रेट लाइन में अगर ये आपका पासिंग थ्रू या सिंपली y is equal to mx plus c, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसको हम लोग कहते हैं स्लोप, और यही स्लोप आपको होता है, ठीक है। अभी स्लोप क्या है? पॉजिटिव। जब तक यहां तक रहे पॉजिटिव और इसका इधर रहे नेगेटिव, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव। और ये सी जो है, यही सी होता है, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट करते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाई इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर c इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx। ये क्या होगा? ये आपका है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसका ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये आपको पढ़ा हुआ है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं तो यूज करूंगा ही। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां तक जाइएगा तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग स्लोप होगा। होगी सबको? इसके बाद मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये सब चीज मैं अभी यूज करने वाला हूं। आप सीखे कितना है वो तो तुरंत पता चल जाएगा मुझे। इसके बाद यहाँ एक और यूज होता रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी।
यही इसका ग्राफ है। जिस तरह का यहाँ है उसी तरह का यहाँ। लेकिन इसमें एक और चीज हम सीख लेते हैं अभी। हमारे केस में जब फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में हम प्रेशर वॉल्यूम ये सबको लेते हैं तो हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए मैथमेटिक्स में एक्स एंड वाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल, बट इन केमिस्ट्री प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो हमारा केमिस्ट्री में नहीं है, मेनली हमारा ये वाला पार्ट आता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्म हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चाहूंगा कि दो इक्वेशन दिया गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और एक है एक्स वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एक है एक्स वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और एक और है एक्स वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। दो ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, एक ये और एक जो नीचे का ग्राफ है वो ये और जो ऊपर का ग्राफ है वो। ऐसा क्यों कि आप यहां से देख लीजिए, कोई एक वैल्यू ले लीजिए, x1, ये y1 है, ये y1 डैश। x का वैल्यू सेम रखेंगे तो y का वैल्यू ज्यादा किस में आएगा, इस वाले में आएगा। x का वैल्यू 1 दोनों में रख दीजिए, y का वैल्यू ज्यादा किस में आएगा, इसमें आएगा। और वो ये वाला ग्राफ, इसलिए जिसका c स्क्वायर बड़ा होता है वो ग्राफ आपको, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको यूज करते हैं गैसेस स्टेट। नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब इसको हम लोग यूज करते हैं गैसेस स्टेट। इधर नहीं आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स में एक्स एंड वाई कांस्टेंट, मैथमेटिक्स में एक्स एंड वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में केवल P और V उसके जगह पर आएगा, P V T, और ये सब नेगेटिव नहीं होता। चलिए लिया जाए, P इंटू V इज इक्वल टू कॉस्ट, P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ग्राफ कैसा होगा, एक P ले लीजिए एक V ले लीजिए, इसका ग्राफ आपका ऐसा होगा। अभी पढ़ें, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P और V और रेक्टेंगुलर बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें एक चीज आप देखिए, इस ग्राफ में एक चीज देखिए,
ये अगर P इंटू V बराबर कांस्टेंट लिखा है, तो अगर हम गैस पर प्रेशर को बढ़ाएंगे, गैस पर अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका घटेगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही घटेगा ताकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट K के बराबर है। अगर हम गैस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने पर वो नजदीक आएंगे पार्टिकल्स, वॉल्यूम घटेगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही घटेगा ताकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन K के बराबर है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, पहले केस में अगर P1 V1 है तो बाद में आपको P2 initially if it is P1 into V1 and finally if the pressure is P2 and the volume is V2, then product of P and V must be equal to the initial product of P1 and V1, isn't it? ठीक है, इसको ग्राफ में थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम। अगर शुरू में प्रेशर मेरा ये, तो वॉल्यूम मेरा ये, और जब प्रेशर मेरा कम हो जाए तो वॉल्यूम मेरा बढ़ जाए। तो पहले हम इस पोजीशन को करस्पॉन्ड कर रहे हैं और अब हम इस पोजीशन को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन रहेंगे इसी ग्राफ, रहेंगे हम लोग उसी ग्राफ। नोट करिए, अभी और कई सारा चीज आएगा, एक एक चीज कर बताएंगे। हो गया, अब आगे देखिए। तीसरा, हम लोग पढ़े हैं कि P इंटू V बराबर कांस्टेंट। तो आप एक चीज यहाँ ब्यूटी देखिए कि जब आप P को बढ़ाइएगा तो V घट जाएगा, और जब आप P को घटाइएगा तो V बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट K ही रहेगा। मेरा बात समझिएगा, P को बढ़ाइएगा तो V घट जाएगा, P को घटाइएगा तो V बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट K के बराबर हो, यानी कि P इंटू V आपको चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से K नहीं चेंज करेगा, जबकि प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज करते हैं। तो इसका एक ग्राफ आता है, PV वर्सेस P और V, PV वर्सेस P और V, इसका ग्राफ ऐसे है। क्यों? प्रेशर को बढ़ा लीजिए तभी आपको P इंटू V कांस्टेंट है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए तभी आपको P इंटू V कांस्टेंट है, उसको कोई फर्क नहीं, इसीलिए इस तरह का ग्राफ आपको चलेगा। नोट करिए और सीखिए।
ग्राफ के कॉम्प्लिकेसी को सीखने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कहीं भी आप इस फॉर्मूला को लिखा हुआ देखे हैं? पहले मुझे बताइए, क्या कहीं भी आप इस फॉर्मूला को लिखा हुआ देखे? अगर नहीं देखे तो कॉम्प्लिकेसी, अब ही हम लोग को मैं बता रहा हूं, हम लोग सेवरल गैस लॉज सीखेंगे, लेकिन उन सभी गैस लॉज को जब हम कंबाइन करेंगे तो लास्टली हम लोग को यही मिलने वाला है। सभी गैस लॉज को कंबाइन करेंगे तो हमें यही वाला मिलना, लेकिन एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम लौट कर वापस नहीं आएंगे। इसलिए ये कहीं पर हेडर में लिख लीजिए, सबके लिए ट्रू हो, P इंटू वी इज इक्वल टू NRT होता है। हेडर में कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल ऑफ द गैस इंटू गैस कांस्टेंट R इंटू T, टेम्परेचर इन केल्विन। ऊपर में एक जगह नोट कर लीजिए, इसी को हम लोग 2-3 दिन में डेराइव करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसको कहीं नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसी को यूज करके हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ध्यान होगा, डिफिनीशन में कहा गया है शुरू में, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मोल को हमने फिक्स कर दिया, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, और गैस कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट, इन्हीं तीनों को मिलाकर के कहा जाता है। इन्हीं तीनों के प्रोडक्ट को के कांस्टेंट कहा गया, राइट से लेफ्ट साइड में तो लिखा हुआ, समझ गए। और गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू वगैरह क्या होगा ये सब हमें सारे सीखने, अभी नहीं, अभी बस समझिए कि आर कुछ कांस्टेंट होता है। सब कुछ एक जगह तो नहीं एक्सप्लेन हो सकता है, एक समय में तो एक ही चीज सिखाया जा सकता है, तो मैं एक समय में आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। ये N इंटू आर इंटू टी ही आपका कांस्टेंट है। अब अगर आपको अमाउंट को फिक्स कर दिया जाए, अमाउंट को फिक्स कर दिया जाए, आर ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा हुआ तो के का वैल्यू भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए एक ग्राफ हमारा ये आता है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, 1 2 3,
लिखा रहेगा आपको कि ये T1 पर है, ये T2 पर है और ये T3 पर है। अब पूछा जाएगा आपसे रिलेशन कि T1, T2, T3 का क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम लोग ग्राफ सीखे थे कि जो ग्राफ ऊपर होता है उसका कांस्टेंट बड़ा होता है और जिसका कांस्टेंट बड़ा होगा उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा टेम्परेचर T3 है, तब फिर T2 है, तब फिर T1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 से बड़ा T2 से बड़ा T3। किसी को भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। किसी को भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। एक बार और देखिए, थोड़ी देर पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ में मैं आपको बताया हूं कि जो ग्राफ ऊपर होता है उसका कांस्टेंट बड़ा होता है। यहां पर कांस्टेंट आपको टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जहां कांस्टेंट बड़ा होगा वहां टेम्परेचर बड़ा होगा। तो कांस्टेंट बड़ा ऊपर वाले ग्राफ का होता है, यानी इसका कांस्टेंट बड़ा है तो इसका टेम्परेचर बड़ा होगा, यानी T3 आपका बड़ा है T2 से और T2 आपका बड़ा है T1 से। हो गया शिवम? हो गया? चलिए इसको भी नोट करिए। एक और ग्राफ देखिए, एक आप ही लोग से मैं पूछना चाहता हूं P वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा होगा। मैं आपको चॉइस भी दे रहा हूं, यहां P रखे और यहां 1/v रखे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। और लोग बताइए। जो लोग एक बार आंसर दे दिए उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं। सब लोग कुछ ना कुछ बताइए, मैं सबका नाम देख रहा हूं। चलिए देखा जाए। चलिए देखा जाए क्या होगा। P into V is equal to constant और P is equal to K by V, जिसको लिख सकते हैं K into 1/v। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका m है
और 1/v आपका x। इसका ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह का इसका ग्राफ है, यानी कि डी आपका आंसर हो। किसी को दिक्कत? डी आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये P है और ये 1/v है, तो T1 T2 T3 का रिलेशन क्या होगा? सोच कर बताइए। सब लोग बोलिएगा, चुप नहीं रहना है। अगर गलती हो जाएगी तो क्या बड़ा चीज, गलती करने से कभी मत डरिए, करने से बस रखिए, करना है। चेक किया जाए। ये ऑलमोस्ट मैथमेटिकल चैप्टर है, ठीक है, और ये पढ़ने वक्त आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा।
मोल कॉन्सेप्ट से आसान है और अच्छा चैप्टर। इसमें रियल लाइफ के कई एग्जांपल्स आ जाएंगे। चलिए, P इंटू V इजिकल टू NRT में कहा था आपको याद करने के, और यही आपको K के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा P इजिकल टू NRT इंटू 1/V। यानी कि स्लोप आपका यही, slope is directly proportional to K, slope is equal to K, and which is directly proportional to temperature. तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। यानी सबसे बड़ा कौन होगा? T1, तब फिर T2, तब फिर T3, T1 T2 T3, यानी कि D आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ्स इसका कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को इसका सीखना होता है ग्राफ के बाद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे, आज हम लोग पीछे का कुछ डिस्कशन ले लेते हैं। चलिए, डिस्कशन वाले निकालिए आप लोग। डिस्कशन निकालिए। टू 244 244 244 नहीं बना? चलिए देखा जाए। मोल फ्रैक्शन सबका लिखा हुआ होगा।
मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल का 0.1 होगा, इथेनॉल का 0.3 होगा, वाटर का 0.6, टोटल करिएगा तो 1.0 हो जाएगा। तो मोलालिटी ऑफ मीथेनॉल पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स पता है, इनका मास निकाल लेते हैं, 0 into 80 है, 0.3 into 12 दूनी 24, 6 30, 46, और ये हो जाएगा टोटल सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 13.8 प्लस 10.8, इसीलिए मोलालिटी आपका हो जाएगा कोई दिक्कत, एक को सॉल्यूट लिए तो बाकी सभी चीजों को सॉल्वेंट लेना होगा। ठीक है, 244 के बाद देखो, मोल फ्रैक्शन सबका मैं ग्राफ से ले लिया, जो डॉट डॉट करके बनाया हुआ, मुझे इसका मोलालिटी कहा गया, मान लेते मेरे टोटल मोल ही इतना है, तो इन सबके रेस्पेक्टिव मोल्स ये हो जाएंगे। अब इसका मोल इतना है तो मास इतना हो जाएगा, मोल बाई मोल इंटू जीएम है मास, तो ये दोनों सॉल्वेंट हो जाएंगे, टोटल मास इतना हो जाएगा सॉल्वेंट। मोल्स हमें सॉल्यूट का पता है, मोलालिटी निकाल सकते हैं। 244 के बाद टू 47, ये भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी दे दिया, टोटल मास लिख दिया हूं, इसमें शुगर कितना है ये भी दिया हुआ है, तो बाकी चीज निकाल, तो शुगर कितना है, तो वाटर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस कर दीजिए,
180 ग्राम। पहला, किलो मोल्स ऑफ वाटर पूछा गया, तो किलो मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है? 180 बाई 80, ये मोल हो गया। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुना करना पड़ता है, यानी कि 0.01 मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो शुगर के GMM से डिवाइड करिए, तो 0.1 ये मोल ऑफ शुगर है, मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ वाटर, 0.1 बाई 10 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1/100 approximately। Q choice है, मोलालिटी, moles of solute, mass of solvent in kg, 0.1 into 100 by 18, 10/18 निकाल सकते हैं। मोलारिटी, टोटल मास ये है, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, इसीलिए मोलारिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इस तरह से हो जाएगा। टू 49 250, ये सब तो बहुत आसान है। 251, ये सब बहुत ज्यादा आसान। 252 टू 255 सब बहुत आसान, सब कर लिए होंगे आप लोग। अब आपको मैं असाइनमेंट और दूंगा तब बनाना रहेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।